मैं केपी सिंह आपका स्वागत करता हूं दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के हिंदी चैनल पर। टॉपिक पर आते हैं सीधे सीधे, है ना। विभिन्न भारतीय संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, तो संवत क्या है? संवत है, देखिए, संवत सीधे काल गणना, समय को गिनने के लिए शब्द है जो संस्कृत के संवत्सर से बना है। इसका हिंदी में अगर मीनिंग लेंगे तो मीनिंग हो जाता है इसका संवत्सर का या संवत का वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये माइथोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे माइथोलॉजी में क्या चलता है? माइथोलॉजी यानी कि जो किंवदंतियां हैं उनमें कल्प चलता है, ठीक है ना। ये समय की बहुत बड़ी इकाई है, 2 कल्प का 1 दिन होता है ब्रह्मा का, ठीक है ना। और हर कल्प के बाद आपका 1-2 बार प्रलय भी हो जाती है। तो इनका तो महत्व तो आपको अपने सिविल सर्विसेज में नहीं है, इसलिए इनकी व्याख्या में मैं नहीं गया हूं इन क्लासेस में। इस क्लास में मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स पे स्टेबल करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ जाइए प्रैक्टिकली संवत जो हमारे सिविल में पूछे। ठीक है दोस्तों, इनमें सबसे पहला पड़ता है जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है विक्रम संवत। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 10 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, आगे भी पूछा जाता रहेगा। यह ईसा पूर्व 57 वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी शुरुआत होता है 57 BC। 57 ईसा पूर्व और ईसा पूर्व को ही कहते हैं 57 BC। ठीक है ना। इस समय शुरू हुआ। किसने शुरू किया इस बारे में बहुत ज्यादा एक मत नहीं मिलता है, कुछ विवाद भी है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसी मत पर श्योर हैं जो आपका नोट डाउन है। ठीक है ना। यह संवत मालवगढ़ के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा गर्द भिल्ल के पुत्र विक्रम के नेतृत्व में शकों की पराजय के स्मारक के रूप में प्रचलित, इसीलिए इसे विक्रम संवत कहते हैं। ये जो विक्रम है इनको विक्रमादित्य कहते थे, विक्रमादित्य। ठीक है। आपने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां अगर कभी पढ़ी सुनी हो या इसके बारे में सुना हो, सिंहासन बत्तीसी, ठीक है ना। ये एक बड़ी रुचिकर कहानियां हैं बच्चों के लिए। जिस तरीके से पंचतंत्र की कहानियां हैं ना दोस्तों, तो पंचतंत्र की कहानियां बच्चों के लिए हैं, वैसे ही सिंहासन बत्तीसी की कहानियां भी आपकी दी हुई हैं बच्चों के लिए, बड़ी रुचिकर हैं। जिन्होंने पढ़ी होंगी तो जानते होंगे, इंटरेस्टिंग होती है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी कभी मौका लगे तो पढ़ना। इस सिंहासन बत्तीसी में जो राजा है विक्रमादित्य, जिसकी कल्पना की गई है वो यही है, यही विक्रमादित्य है। इसी प्रकार से आपने विक्रम बेताल की अगर कहानियां पढ़ी हो, विक्रम बेताल की कथाएं होती हैं, उसमें भी राजा विक्रमादित्य हैं जो बेताल को काबू करते हैं बार बार, और तो वहां भी जो विक्रमादित्य के रूप में कल्पना है वो इन्हीं राजा की है। इससे ज्ञात होता है कि यह राजा निश्चित ही अपने समय में एक पराक्रमी शासक रहा होगा। ठीक है ना। तो ये पराक्रमी शासक रहे होंगे, नतीजा इन्होंने शकों को पराजित किया, और शक लोग विदेशी थे। हमारे देश में शक और कुषाण ये दोनों विदेशी विजेता के रूप में आए थे और बाद में भारतीय समाज का अंग बन गए। तो जब नए नए आए थे तो ये विदेशी माने ही जाएंगे। तो शकों को इस राजा ने पराजित किया था। ठीक है ना। तो इसी के रूप में ये शायद माना जाता है कि विक्रम की इस विजय के रूप में ही, विजय के स्मारक के रूप में, विजय की आपके याद के रूप में, प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता के और सदैव जो है देश प्रेम और विदेशियों के प्रति भावना जागरने के लिए इनका उपयोग होता है, क्योंकि सम्राटों ने अपने ही संवत का प्रयोग किया है। ज्यादातर राजाओं ने अपने ही संवत का यूज किया है। पुराने समय में सबकी अपनी अपनी डेट होती थी, कोई डेट यूज करता था, कोई डेट यूज नहीं करता था। पूरी दुनिया में कोई एक कैलेंडर नहीं था, कोई एक डेट नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन और यह है कैसा, तो मालवगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप है और जनता द्वारा ग्राह्य है। प्रारंभिक काल में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक काल में इस विक्रम संवत का नाम कृत, उसके बाद मालव, ये नाम भी इसी संवत के थे। कृत संवत अगर अलग से कहीं आता है, मालव संवत अलग से आता है, तो जान लीजिएगा कि ये आपके विक्रम संवत के ही नाम होते हैं, है ना। अब मन्नी जो बता चुका हूं कली क्या होता है, ठीक है ना। आप लेक्चर के स्टार्ट में देखिए, इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है। तो इसका नाम कृत संवत भी विक्रम संवत का ही नाम है, और मालव संवत भी विक्रम संवत का ही नाम है। चलाया किसके द्वारा? मालवगढ़ राज्य के शासक विक्रम द्वारा या विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मालवों के बारे में जान लीजिए कि महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। ये अपनी पड़ोसी जात क्षुद्रकों की तरह मालव के उल्लेख में मिलते हैं। क्षुद्रकों की तरह मालव भी कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में इन मालवों ने कौरवों की ओर से भाग लिया था। पंजाब क्षेत्र में इनका निवास था, जहां उनकी तरह अंबष्ट, योधे आदि और भी जन थे। ये सब आपके वहां पर मौजूद थे। गणराज्य था मालवों का, कई शताब्दियों तक वहीं बने रहे। सिकंदर के आक्रमण के समय इनका राज्य रावी और चिनाव के दोआब में फैला हुआ था मालवों का। क्षुद्रकों के साथ मालवों का लगा हुआ था, अतः इनके साथ इनके सुदृढ़ संबंध स्थापित, यानी मालव और क्षुद्रक पड़ोसी पड़ोसी थे। सॉरी, तो संबंध अच्छे थे। रावी और चेनाब के बीच के क्षेत्र में ये मालव लोग रहते हैं और पंजाब के क्षेत्र में इनका निवास है। तो सिकंदर जब आक्रमण करेगा तो
इनको सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इन्होंने आक्रमण का सामना किया। बहुत ज्यादा वीर थे ये लोग। सिकंदर की सेना को भी इनके सामने मुसीबत आ गई। नतीजा सिकंदर खुद आए और सिकंदर घायल हुए। ठीक है ना, सिकंदर यहां से घायल हो गए। हालांकि मालव पराजित हुए, लेकिन सिकंदर घायल हो गए थे और इसी कारण से यह माना जाता है कि भारत में जो घायल हुए तो उसी कारण से आगे जाके सिकंदर को वहां बेबीलोन में जाके अपना बुखार फुखार आया और वो मर गए। कालांतर में ये मालव जो हैं इनकी पावर बढ़ती है और ये धीरे धीरे मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं और मध्य भारत की ओर बढ़ते बढ़ते ये उज्जैन तक पहुंच जाते हैं और इनकी राजधानी आगे चलकर उज्जैन बनती है। और इसी मालव गणराज्य के नाम पर मध्य भारत का जो क्षेत्र है उसे मालवा कहा जाता है। जो आप प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में स्पेशली पढ़ेंगे तो मालवा बार बार आता है। मालवा इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा है कि आगे चलकर पंजाब से ये लोग मध्य भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए, शक्तिशाली होते गए और एक समय इन्होंने उज्जैन पर भी राज्य किया। और उज्जैन पर राज्य किया तो उज्जैन आपका मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। तो मालवा क्षेत्र का नाम इन्हीं मालव लोगों के नाम पर पड़ा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। शक संवत, सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय शाकेय अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। हमारा नेशनल कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा अगर है तो वो शक संवत है। ठीक, विक्रम संवत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी से, यानी विक्रम संवत और इसमें अंतर कितना है तो आप 78 और 58 को 57 को प्लस कर दीजिएगा, इतना अंतर है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका लगभग 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना, विक्रम संवत 135 वर्ष पहले है इसका वर्ष प्रथम और शक संवत का 135 वर्ष बाद पड़ता है वर्ष प्रथम। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी है। इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी से। इसका पहला दिन आपका चैत्र 1 1879 शक संवत को इसे आधिकारिक रूप से विधिवत अपनाया गया था। 1879 में इसे भारत में सरकार ने, अंग्रेज सरकार उस समय थी, इसे स्वीकार कर लिया गया। 500 ईस्वी के उपरांत संस्कृत में लिखी सभी ज्योतिष ग्रंथ इसी संवत का यूज करने लगे। इसका नाम ये क्यों पड़ा, इस पे विवाद है। कुछ लोग इसका जो चलाने का कि क्यों चला, ये इसका नाम क्यों पड़ा, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग इसका नाम अन्यत्र जोड़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो मानते हैं कुषाण राजा कनिष्क। इसलिए एक ही मत का मैंने यहां उल्लेख किया है कि इस संवत को कनिष्क ने चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि उसने शकों को पराजित किया था। तो जिस दिन से उसने शकों को पराजित किया उसी दिन से यह शक संवत चल निकला और कनिष्क के समय से यह चल रहा है। भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा स्वीकृत मत यही है कि शक संवत को कनिष्क ने चलाया। हालांकि यह विवादित है और भारतीय इतिहास के काल निर्णय की अत्यंत कठिन समस्याओं में माना जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी, 78 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 78 ईस्वी से शुरू होता है और विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, 57 ईसा पूर्व। ठीक, चलाया किसने इसे, कनिष्क ने। क्यों चलाया, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये शक संवत के माह हैं जो आपके मिलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। लगभग तिथि के जो कैलेंडर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला, उसके हिसाब से लगभग किस तारीख को ये दिन शुरू होते हैं वो आपके यहां पर मिलता है। लगभग तिथि है कि चैत्र आपका लगभग 22 मार्च के आसपास शुरू होता है और बाकी आपके महीने लगभग, ये श्योर नहीं है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपकी लगभग तिथि भी यहां पर दी हुई है जो आपको ये 12 महीने याद रहने हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ दिया जाता है। एक आध बार पूछ दिया गया भाई कि बताइए शक संवत के अनुसार या भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना कौन सा है। ठीक है ना, तो बहुत से हमारे दोस्तों को जिन्हें याद नहीं होंगे वो इसे याद करके रखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम एटलीस्ट महीनों के नाम याद होने चाहिए और चैत्र का महीना किस दिन से अप्रोक्सीमेट शुरू होता है ये तारीख याद होनी चाहिए। तो ये आपका 22 मार्च को लगभग चैत्र शुरू होता है। महीनों के नाम आपको सारे याद होने चाहिए और पहला महीना लगभग किस तारीख को शुरू होता है ये याद होना चाहिए। बस बाकी चीजें तो ये आप जानते ही हैं, 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, ये सब तो आपको कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़िए। लोधी संवत भी एक चलता है भारत में। जिस प्रकार से विक्रमादित्य के समय विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है, इसी प्रकार विक्रमादित्य के बाद महाराज ब्रह्मांड स्वरूप लोधी सिंहासन पर बैठे। इन्होंने लोधी संवत शुरू किया जिसका उल्लेख अब से 1832 वर्ष पूर्व के एक अभिलेख में है जो मैसूर के मुम्मड़े नामक नगर में पाया गया है। यह शिलालेख में इस संवत का उल्लेख है, लोधी संवत का। और कैलकुलेशन से पता चलता है कि यह 160 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है ना, यह 160 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो यह कंडीशन है आपकी। तो आगे आइएगा।
चले कोई बात नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार क्लास कंप्लीट होने दीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई समझ में ऐसी बात नहीं रहेगी कि ना आई हो। समझने के लिए ऐसा है, देखो कि जैसे आज वर्ष चल रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं रोशनी डाल देता हूं। आज वर्ष चल रहा है 2020, ठीक है। तो ये 2020 से अगर हम पहले जाएंगे तो 2019 भी था, 2000 भी था, तो कहीं तो पहुंचेंगे जब वर्ष प्रथम था, आके नहीं था, ठीक। एक होगा, फिर वर्ष 2 होगा, 3 होगा, बढ़ते बढ़ते ही तो 2020 तक पहुंचे। तो ये वर्ष एक कब से माना जाए, इसी बात पे सारे संवतों का विवाद है, ठीक है दोस्तों। वर्ष एक कब से माना जाए, इस बात पे विवाद है, और सभी जो प्रमुख शासक हैं वो अपने हिसाब से वर्ष एक मानते हैं कि हमारे जो कैलेंडर है, हमारा जो टाइम है, इसकी शुरुआत हम यहां से माने। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम लोग एप्लीकेबल किए हुए हम लोग पढ़ते हैं, उसमें वर्ष एक माना गया है ईसा मसीह से, ठीक है ना। ईसा मसीह को जो उनका क्रूसिफिकेशन होता है वो वर्ष एक मान लिया गया है, ठीक। लेकिन अब महाराज विक्रमादित्य ने कब माना है, जब विक्रमादित्य ने, जो विक्रम संवत में हमने बात की, वो अगर इस ईसा मसीह के वर्ष एक से तुलना करें, ठीक है ना, तो इस एक से 57 वर्ष पहले वर्ष एक माना है। यानी अगर विक्रम संवत के हिसाब से जब चले तो विक्रम संवत के हिसाब से ये वाला टाइम पड़ा वर्ष 57, उनके 57 साल गुजर चुके, ठीक। इसी प्रकार से जब शक संवत की बात आई कनिष्क वाले की, तो उन्होंने कहा हमें विक्रम संवत से क्या मतलब, हमें ईसा मसीह के संवत से क्या मतलब। उन्होंने अपने टाइम की शुरुआत मानी, वर्ष एक जब माना, तो उस समय जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कैलेंडर हम लोग आज यूज करते हैं, उसमें 1 से लेके 78 वर्ष तक हो चुके। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जब 78वें वर्ष था, तब हमारे शक संवत का वर्ष एक माना गया, ठीक है ना। तो वहां से आपका ये चलता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये एक चक्कर है कि क्यों ये डेट में अंतर है। जो जब वर्ष एक मान लेता है, मान लीजिए आज भारत सरकार है, सपोज भारत एक ऑटोनोमस देश है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक। सपोज काल्पनिक स्थिति है, दुनिया में तिथियों की और इन सब चीजों की सारी चीजें सेम बनी रहे, सिमिलैरिटी रहे, चीजें आसानी से हो जाएं, इस कारण से हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमारी जनता देश की कहे कुछ नहीं, हम नहीं मानेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारा आज से ही वर्ष एक शुरू होगा, और हम अपने देश में वो कैलेंडर शुरू कर दें कि 2020 की जगह हम इसे वर्ष एक शुरू कर दें, तो 2021 आएगा तो हमारा वर्ष 2 आएगा। कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर लेगा, हमारी मर्जी, हम अपने देश में चाहे जौन सी डेट माने, है कि नहीं। यही चीज है प्राचीन काल में कि जो शासक अपना वर्ष मान लेता है कि भाई आज हम गद्दी पे बैठ गए, बस काल गणना आज से ही शुरू होगी, हमारा वर्ष एक हो गया, आज से पहला वर्ष शुरू होगा, पहले वर्ष का पहला दिन, समझ आया। तो इस तरीके से ये अब जब ये चलते रहे, अभी शासकों ने अपने माने, लेकिन आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज दुनिया के अधिकांश देश इसी को मानते हैं। तो इसलिए जो भी संवत चले थे कि किसने कब अपना वर्ष एक माना, कब क्या माना, वो संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही कंपेयर किए जाते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में इस समय के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको तुलना की जाती है। तो जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से तुलना करते हैं तो 160 ईसा पूर्व में लोधी संवत की शुरुआत मानते हैं। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष प्रथम से आपके 160 साल पहले, ठीक है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर से 160 साल पहले जाएंगे तब लोधी संवत का वर्ष प्रथम है। समझ आया दोस्तों संवत का खेल किस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो जिसने जब मान लिया, तो एक मैसूर के मुंबड़े नगर में शिलालेख मिलता है जिस पर इस संवत का उल्लेख है, लोधी संवत का। तो वो आपका 160 ईसा पूर्व का समय ठहरता है जब लोधी संवत देश में शुरू हुआ। यही लोधी संवत आगे चल के जो लोधी वर्ग है, ये आपका राजपूतों में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत से जो लोधी राजपूत अपने आप को लिखते हैं ना, ये उन्हीं का संवत है, उन्हीं के शासकों ने चलाया, ठीक है ना। अभी बताएंगे बेटा राजश्री, धैर्य धारण करो। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी हुआ है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक लोधी संवत जो आज के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो 160 साल पहले, यानी अगर आज हमारी डेट है 2020, तो लोधी संवत के हिसाब से आप इसमें, चूंकि 160 साल पहले उसका वर्ष प्रथम हो गया था, उसमें 160 साल पहले से चल रहा है, तो इसमें 160 साल आप जोड़ दो, 0 8 1 2, यानी लोधी संवत के हिसाब से, और ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष 2020, लोधी कैलेंडर का वर्ष 2180 होगा, क्योंकि लोधी कैलेंडर 160 साल पहले। सवाल क्लियर। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो कह रहा था उसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज जो वर्ष 2020 चल रहा है, समझ आ रहा है जी। तो आज ग्रेगोरियन कैलेंडर से, आई एम सॉरी फॉर दैट, 2020 चल रहा है। अब विक्रम संवत 57 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है ना। ईसा पूर्व 57 बोला गया है, तो विक्रम संवत में इसमें 57 जोड़ देंगे,
क्षमा चाहूंगा दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट वो 15-20 सेकंड का आ गया। वो अपने हाथ की बात है नहीं यार, हम लोग चाहते तो है नहीं कभी आए, लेकिन क्या कह सकते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एशिया में सबसे पुअर इंटरनेट सर्विसेज हमारे भारत में ही है, तो उसको हमें थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो यहां पर 7700, तो जो वर्ष यहां पर 2020 है आज, यहां पर विक्रम संवत में आपका वो वर्ष होगा 2077। लोधी संवत में ये वर्ष होगा, आप लोधी संवत की बात कर रहे हैं तो लोधी संवत 160 साल पहले शुरू हो गया था, तो इसमें आप 2020 में 160 कैलकुलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा, तो 0 8 1 2 2180, तो लोधी संवत में यही वर्ष 2180 हो जाएगा, ठीक है ना। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी ईसा मसीह के 78 साल बाद, तो उसमें क्या होगा कि 2020 में आप 78 माइनस कर दीजिएगा, यहां पर माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1942। तो शक संवत में कौन सा सन चल रहा होगा इस समय, वर्ष 1942। समझ आया दोस्तों। कलचुरी संवत भी भारत में एक चलता है। कलचुरी संवत आपका त्रिकुटा या आभीर राजवंश से पहले ये वंश जाना जाता था। आभीर राजा ईश्वर सेन ने कलचुरी वंश की स्थापना की, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। इसमें दो राजवंश थे, एक मध्य भारत में और एक पश्चिमी भारत में। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के क्षेत्रों में राज्य करते थे, दक्षिणी कलचुरी कर्नाटक में और मध्य और राजस्थान की कलचुरी चेदी है या उत्तरी कलचुरी कहलाई। हेलो हेलो कमलेश जी, हेलो, सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो रहा कलचुरियों का परिचय। इन लोगों ने भी एक संवत चलाया। इनका संवत शुरू होता है 248-49 ईस्वी के आसपास, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के वर्ष प्रथम, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कैलेंडर हम यूज करते हैं जनवरी फरवरी, उसके लगभग 248-249 वर्ष बाद यह शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर यूज होता है, इसे कलचुरी संवत कहते हैं। ये मालवा के आसपास के थे जिन लोगों ने ये संवत चलाया, और 6वीं शताब्दी के अंत में बादामी के चालुक्यों के दक्षिण के आक्रमण, गुर्जरों के समीपवर्ती क्षेत्रों के मैत्रों के दबाव के कारण ये लोग जबलपुर के आसपास बस गए थे, ठीक है ना। कलचुरी कहां पर थे, ये इतिहास में बहुत बार पूछा गया है, जबलपुर के आसपास के क्षेत्र। यहीं पर उन्होंने एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जिनमें राजाओं का नाम कृष्णराज, शंकरगढ़ और शंकरगढ़ के पुत्र बुधराज का नाम आता है, ठीक है ना। तो यह चीज आप याद रखिएगा। कलचुरी संवत कब चलता है, ये 248 से 49 ईस्वी के आसपास चलता है। एक वही बात है कि भाई कलचुरी राजाओं ने कहा हम अपना संवत चलाएंगे, हम किसी का संवत क्यों माने, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना वर्ष प्रथम तब माना जबकि ईसा मसीह से 248 और 249 साल बीत चुके थे। इस समय कलचुरियों ने अपना वर्ष प्रथम माना, यानी यहां तो गिनती चली आ रही है 2 3 4 यूरोप में ईसा मसीह वाली ग्रिगोरियन कैलेंडर की, लेकिन कलचुरियों ने यहां से अपना शुरू किया 1 2 3 4 इस तरीके से 16, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने वर्ष माने, तो ये कलचुरी संवत। तो आप समझ लीजिए कलचुरी संवत कब हो गया, आप देखिए शक संवत हो गया, याद रखिएगा एकदम। शक संवत हो गया 57 ईसा पूर्व, इंपॉर्टेंट है आपका, सॉरी विक्रम संवत, इसे विक्रम करिए, क्रम बना रहे हैं तो विक्रम। शक संवत हो गया आपका 78 ईस्वी, लोधी संवत हो गया आपका 160 ईस्वी, और यह कलचुरी संवत हो गया आपका 248 से 249 ईस्वी, ठीक है ना। यह क्रम है। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम आज लोग कैलेंडर मानते हैं, जो घरों में होता है, ये पूरे दुनिया में आगे चल के स्वीकृत हुआ, एक्सेप्टेड हुआ, सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए इन सब संवतों की इसी के साथ तुलना करते हैं, और ये संवत चले भी नहीं ज्यादा दिन। राजा जब तक रहे, उनका राजवंश रहा तब तक चले, फिर उसका इस्तेमाल बंद हो गया, ठीक है ना। जब तक विक्रम का वंश रहता है विक्रम संवत यूज होता है, कुषाणों का वंश रहता है तो शक संवत यूज होने लगता है। राजपूत और लोधी शासक होते हैं, वो लोधी संवत का यूज करते हैं, वो शक संवत का यूज नहीं करते हैं। कलचुरी वाले कलचुरी संवत का यूज करते हैं, दूसरे संवतों का यूज नहीं करते हैं। तो ये ज्यादा व्यापक हो भी नहीं पाए, ठीक है ना। इसके बाद एक गुप्त संवत चला। गुप्त संवत, जो चंद्रगुप्त आपके शासक हैं गुप्त वंश के, जो 319 में आपके शासन पर बैठे, तो इन्होंने अपने राजवंश से वर्ष प्रथम माना। तो पहले से चल रहे शक संवत और इनके संवत के बीच में 240 साल का अंतर है, ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं, जिस दिन ये गद्दी पर बैठे उन्होंने उस दिन से वर्ष प्रथम मान लिया, बोला काल गणना हमारे राज्य में आज से शुरू होगी। अब भारत में उस समय इनका राज्य सबसे बड़ा हो गया, तो ये गुप्त संवत भी चल गया साहब, ठीक है ना। इनका संवत केवल गुप्त अभिलेखों में गुप्त शासकों द्वारा यूज किया गया, उसके बाद समाप्त हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इनकी रहती है। तो गुप्त संवत कब चला, 319-20 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गुप्त संवत में एक हर्ष संवत भी आता है, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है ना। हर्ष संवत, महाराजा जो हर्षवर्धन थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ही जान लो। ये 606 ईस्वी में राजा बनते हैं,
तो इन्होंने 606 ईस्वी में अपना संवत चला दिया, भाई आज से हम राजा बने हैं तो हमारा वर्ष चलेगा, तो 606 ईस्वी माना जाता है आपका हर्ष संवत, ठीक है ना। तो हर संवत 606 ईस्वी इस समय शुरू होता है, ठीक है। अब आ जाइए हिजरी सन की शुरुआत या इस्लामी संवत जिसे कह सकते हैं। हिजरी संवत को शुरुआत मानी जाती है हजरत मोहम्मद साहब जिस दिन मक्का से मदीना प्रवास करते हैं, यानी हिजरत करते हैं। हिजरत का मतलब होता है चले जाना। जिस दिन हजरत साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए उसी दिन से यह शुरुआत मान ली गई, और यह दिन था ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 16 जुलाई सन 622, ठीक है ना। 16 जुलाई ग्रेगोरियन कैलेंडर से जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 जुलाई सन 622 को जो हिजरी सन है इसकी शुरुआत हो इन्होंने मान लिया वर्ष प्रथम, यानी 16 जुलाई 622 के दिन, 622 ईस्वी के दिन वर्ष प्रथम के प्रथम दिन की शुरुआत हिजरी संवत में मानी जाती है, जिसे इस्लामिक लोग मानते हैं, ठीक है ना। समझ आया। तो यह कंडीशन आपकी होती है। शुरू कब हुआ? 622 में। तारीख कौन सी है? 16 जुलाई। कब माना जाता है? जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखेंगे, यह शुरू कब हुआ? 622 ईस्वी याद रखेंगे, हिजरी संवत। जो इस्लामिक गणनाएं होती हैं ईद वगैरह की और जो मुस्लिम भाइयों की जो गणनाएं होती हैं धार्मिक वाली, वो लोग हिजरी सन से ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो शक संवत से गणना करते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं पढ़ते हैं। पंचांग वगैरह हिंदुओं में जो होता है वो शक संवत से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। जो तिथि मानते हैं पूर्णमासी और ये सब वो तिथि के हिसाब से बताते हैं, शक संवत। इसी तरीके से जो अपने मुस्लिम भाई होते हैं वो हिजरी सन के हिसाब से तारीखों की गणना करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वागत है सभी लोगों का दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। हिजरी सन की शुरुआत कब हुई? देखो शुरुआत तो उस दिन से मानी गई जिस दिन हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए, लेकिन इसे हजरत मोहम्मद ने शुरू नहीं किया था। हजरत मोहम्मद के बाद जब खलीफा हुए हैं, पहले तो इस्लामिक साम्राज्य के कौन है? खलीफा प्रमुख है, ठीक है। ईयर का नाम कौन रखा और कब से इंग्लिश मंथ का नाम कब शुरू हुआ है? अंगद जी धैर्य धारण करो बेटा, धैर्य धारण करो, आ रहा है, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा ना मेरा लेक्चर पूरा हो जाने दिया करो, उसके बाद सवाल नहीं बचेगा आपके पास। मैं टॉपिक को कंप्लीट कवर करता हूं, तो अभी अंगद जी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हजरत मोहम्मद के बाद अब इस्लामिक साम्राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो इसके लिए एक खलीफा पद का सृजन किया गया, ठीक है ना। खलीफा पद का सृजन किया गया जिसमें आपके अलग अलग उमैया खिलाफत, अली खिलाफत, इस तरीके से खलीफा के पद को खिलाफत कहते हैं, ठीक है ना। तो वो खलीफा पद का सृजन किया गया। तो हजरत मोहम्मद के बाद जब दूसरे खलीफा हुए हैं हजरत उमर फारूक, इस समय से इस हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हजरत उमर फारूक ने और हजरत अली की राय से यह संवत तय हुआ कि इस्लाम धर्म के आखिरी प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जिस दिन मक्का से मदीना गए थे उस दिन से इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाए। हम सब लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, नतीजा हमारे लिए इस्लाम से पहले का समय कोई मायने नहीं रखता। तो वही जो 16 जुलाई का समय है, ठीक है ना, इसे हिजरी संवत के पहले दिन के रूप में माना गया। इसी दिन से पहला टाइम, पहला वर्ष शुरू हो गया, ठीक। और इस हिजरी सन को इस्लामी वर्ष का आरंभ लेकिन बनाया किसने है? हजरत उमर ने, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया, ये हजरत उमर ने ये तारीख बनाई है। हजरत उमर ने कहा कि इसे अब इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर माना जाएगा। नतीजा अली और उस्मान ने भी आगे आपके हजरत उमर ने इसे फिट कर दिया। तो इसमें हेल्प इन्होंने की हजरत अली और हजरत उस्मान। नतीजा मुहर्रम को हिजरी सन का पहला महीना मान लिया गया और तभी से विश्व भर के मुसलमान मुहर्रम में ही इस्लामी नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। जो मुहर्रम का पहला दिन होता है वो इस्लामी नववर्ष का शुरू माना जाता है। और पहला इस्लामी मुहर्रम का पहला दिन कब पड़ा था? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर कैलकुलेट करें तो वो 16 जुलाई। इस दिन एक मुहर्रम एक माना गया, ठीक है ना। महीना मुहर्रम, तारीख एक, वर्ष एक, ठीक है दोस्तों। तो ये और ग्रेगोरियन कैलेंडर से ये तारीख 16 जुलाई 622 पड़ती है, ठीक। इस कैलेंडर में है क्या कि ये कैलेंडर चंद्र दर्शन के आधार पर है, सूर्य की गति से नहीं चलता है। और यहां पर जो शुरुआत होती है नई तारीख की वो रात को 12 बजे से होती है, ठीक है ना। इस्लामिक तारीख में जो आपकी शुरुआत होती है रात को 12 बजे से तारीख बदलती है। इस्लामिक कैलेंडर में भाई रात को 12 बजे हम लोगों के कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में तारीख बदल जाती है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में शाम के समय मगरिब के वक्त से यह तारीख होती है। इस्लाम में जो भाई लोग नमाज पढ़ते हैं ना 5 बार दिन में, तो वो नमाज के दिन समय के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें सवेरे जो एकदम नमाज होती है 4:30-5 बजे वो असिर, उसके बाद फजर, ठीक है ना, असिर फजर, उसके बाद जोहर की नमाज होती है, 3 हो गई। चौथी नमाज होती है मगरिब की शाम के समय, और रात की आखिरी नमाज होती है ईशा की, ठीक है ना। ये पांचों नमाज के नाम दिए गए हैं जिसके अलग अलग तरीके हैं। किस नमाज में कितने सजदे करने हैं, माने कितने बार झुकना है, कितने बार अल्लाह का नाम लेना है, वो सारा डिसाइडेड है,
तो हमारे इस्लाम धर्म मानने वाले भाई बंधु इसको फॉलो करते हैं, असर, फजर, जोहर, मगरिब और ईशा। तो जो मगरिब की नमाज होती है शाम की, इस समय से इस्लामिक दिन बदला हुआ मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से दिन जो बदलता है वो शाम से बदलता है, ना कि रात 12 बजे से। रात 12 बजे से बदलता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिन, ठीक है ना। इस संवत में 12 चंद्र मास होते हैं और चंद्र मास होता है 28 दिन का। नतीजा दिक्कत आएगी, तो 28 दिन का आएगा क्योंकि चंद्रमा तो 28 दिन में एक चक्कर कवर कर लेता है, लगभग 28.5 दिन में। तो इसलिए इसमें जो है टोटल 29 और 30 दिन के महीने एक के बाद एक पड़ते रहते हैं। वर्ष होएगा 354 दिन का। इसीलिए ये जो 11 दिन का अंतर है, यही कारण है कि हर बार जो इस्लामिक त्योहार होते हैं वो पिछले साल की तुलना में इस साल 11 दिन पहले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका महीना जो है, साल जो है वो 354 दिन का ही है, ठीक। और इस अंतर को पूरा करने के बाद हर 30 साल बाद जिलहिज महीने में, जिलहिज्जा ये जो आखिरी महीना है, जिलहिज के महीने में दिन जोड़ के इसे एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस्लामिक कैलेंडर में महीने तो 12 होंगे लेकिन दिन 354 होते हैं, क्योंकि ये चंद्र गति के आधार पर है, चंद्र गति के आधार पर। जबकि हमारा जो भारतीय कैलेंडर के संवत है, विक्रम शक और ये सब, वो सूर्य गति पर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सूर्य गति पर है, ठीक है ना। ये इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने, जिसमें मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, आखिरी महीना आपका जिलहिज्जा है, ये आपका चलता है। इस्लामिक कैलेंडर ये हुआ। एक और संवत आपका इलाही संवत जो अकबर ने चलाया था, अकबर ने इसे 1584 ईस्वी में चलाया। यह सौर वर्ष पर आधारित था, जो हिजरी संवत से टैली नहीं करता है। इलाही सन जिस दिन अकबर गद्दी पर बैठा, उसके बाद पहले नौरोज, नौरोज कहते हैं आपके फारसी नववर्ष जो होता है वो नौरोज से शुरू होता है, यानी फारसी जो कैलेंडर होता है वो जो शुरू होता है, तो फारसी नववर्ष का पहला दिन नौरोज कहलाता है। न्यू ईयर उनका ये नौरोज है, पर्सियन। और मुगल बादशाह फारसी बोलते थे, पर्सियन हिसाब से चलते थे। नतीजा नौरोज यानी 11 मार्च 1556 से यह कैलेंडर प्रचलित हुआ, इलाही संवत प्रचलित हुआ, ठीक है दोस्तों। शाहजहां ने सिक्कों पर इस सन को लिखने की प्रथा को निरुत्साहित किया, माने कि मना किया और समाप्त करा दिया कि नहीं भाई ये हमारे हिजरी संवत के हिसाब से मैच नहीं करता है, नतीजा इसे हटाइए। और जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो हिजरी इलाही संवत का पूरी तरह से प्रयोग बंद करवा दिया, ठीक है ना। तो इलाही संवत कब चला है? 1556 की तारीख से शुरू माना है। हालांकि चलाया अकबर ने तब है जब उसने दीन इलाही चलाया, ठीक है ना। 1584 से शुरू हुआ, लेकिन इलाही संवत का 1584 में शुरू करके पहला दिन कब माना है? 11 मार्च 1556। जो आज के कैलेंडर में 11 मार्च 1556 होगा, वो इलाही कैलेंडर में एक दिन और एक वर्ष, वर्ष प्रथम और दिन प्रथम होगा, ठीक है ना। यह कंडीशन आपकी आती है इलाही संवत की। आगे बढ़िए। ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोम के पहले शासक थे रोमुलस। इस समय जो कैलेंडर चलता था, जो मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म हो जाता। इस बात की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है कि दिसंबर के बाद और मार्च के पहले के समय को कैसे गिना जाता है। चूंकि यूरोप में इन दिनों में पड़ती है बर्फ, उस समय कृषि होती नहीं थी, तो उस समय को रोमन गिनते ही नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। तो यह दोषी कैलेंडर चल रहा था। प्रसिद्ध शासक जूलियस सीजर जो 45 बीसी में हुए, इन्होंने एक विद्वान को नियुक्त कर कैलेंडर को चंद्रमा के अनुसार न रखकर सूर्य के हिसाब से रखने का आदेश दिया, जैसा मिस्र के कैलेंडर में था। नतीजा, सीजर ने हर वर्ष में 10 दिन जोड़ दिए और हर चौथे वर्ष में एक दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे लंबा कर दिया। ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यह मान लो केवल कि 45 बीसी में जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को ठीक कराया। इसके बाद आखिरी बार पोप ग्रेगरी 13 ने इसे ठीक किया, यह 5 अक्टूबर 1882 में था। इन्होंने ही वर्ष में 12 महीने करवाए, ठीक है ना। नए महीने जोड़े गए पहले से जो जुड़ रहे थे। साल को 365 दिन का किया गया, हर चौथे साल को 366 दिन का किया गया। यह सब काम इन्होंने ही किया गया। जुलाई जूलियस सीजर के नाम पे और अगस्त रोमन संत जो हैं अगस्टस, उनके नाम पे इन वर्ष में जोड़े गए। इस प्रकार पहले से ये क्या था, पहले सिर्फ 304 दिन होते थे कैलेंडर में, महीने भी 10 थे, तो ये 2 महीने जोड़ के 12 किए गए, दिन जोड़ के 365 या 366 किए गए। 13वें ग्रेगरी जो पोप हैं, उन्होंने इस कैलेंडर को ठीक करवाया था 1582 में, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन आती है। तो महीनों के नामकरण फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी आ गई। आज भी जी इस कैलेंडर में थोड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि सूर्य जो चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी जो सूर्य का एक वर्ष में चक्कर लगाती है, वो लगाती है 365 दिन, ठीक है ना। और जो 4 घंटे का 6 घंटे का अंतर आता है ना, कितने घंटे पड़ गया? 365 दिन, बाद में जो 56 सेकंड पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड का चक्कर पड़ता है, यह दिक्कत देता है। हर साल 4 घंटे का लगभग अंतर आ जाता है, ठीक। तो 365 दिन और 4 घंटे कम कर दो, 12 घंटे मतलब कि 24 में, तो आपके 18-19 घंटे जो भी पड़ते हैं। मैं डाटा भूल रहा हूं, ज्योग्राफी का डाटा है, आप ज्योग्राफी में देखिएगा। तो ये 56 सेकंड का चक्कर पड़ता है। ये जो 4 सेकंड की दिक्कत आ रही है, ये कंप्लीट आज भी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, क्योंकि राउंड अप नहीं हो पा रहा है कैलेंडर। तो ये आपके कंडीशन क्या था कि यहां पर माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। 365 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 6 घंटे की बात शुद्ध नहीं पाई गई, इसमें 11 मिनट का अंतर है, ठीक।
नतीजा ये खामी देखना मुश्किल काम नहीं रहा, तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ाने लगे और फरवरी को एक दिन बढ़ा करके 29 दिन का कर दिया। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि 11 मिनट के अंतर को कैलेंडर में निपटा नहीं पाया है। नतीजा बहुत सारी कोशिशों के बाद वैज्ञानिकों ने 1582 में इस कैलेंडर को ऐसा किया। आपको केवल इतना याद रखना है कि पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर में इस तरीके का वर्तमान फॉर्मेट दिया, जिसमें 365 और हर चौथे वर्ष 366 दिन ये करवाया और 2 महीने एक्स्ट्रा कराए। बस इतना करना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और इसमें थोड़ा सा आपको मैंने डाटा दे दिया है, पढ़ लेना। नॉर्मल सी बात है, समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। कि ग्रेगरी कैलेंडर में संत बीड थे, उसके बाद आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं जो आपके बीड और आपके बेकन, इन लोगों ने दिनों के कैलकुलेशन को सूर्य गणना के हिसाब से ठीक किया और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम जो सूर्य का एक्चुअल होता है उस हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश की। क्योंकि जब टाइम में अंतर रहेगा तो फेस्टिवल्स टाइम पर नहीं पड़ेंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो 48 मिनट और कुछ सेकंड का जो चक्कर है, ये सेकंड का चक्कर बहुत परेशान किए हुए हैं। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर आज भी शुद्ध नहीं है। इस कैलेंडर में जो भी था 10 दिन निकाले गए, 10 दिन छोटा किया गया। 5 अक्टूबर के बाद अगली तारीख 15 अक्टूबर, यानी जब 1582 में इस कैलेंडर को ठीक किया गया था, तो ठीक करते टाइम इतनी गड़बड़ी पाई गई कि उस वर्ष 1582 में 10 दिन कैलेंडर से गायब कर दिए गए। 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर की तारीख आई थी। ठीक है ना। तो उस साल के कैलेंडर से ये 10 दिन गायब है, क्योंकि समय की जो गणना सूर्य के हिसाब से चल रही थी, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है उससे, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है उससे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है ना। आगे चलकर पूरे यूरोप में यही चला कैलेंडर। अंग्रेजी साम्राज्य में भी 170 साल बाद आ गया और 1752 में सितंबर महीने से दूसरी तारीख तक 13 सितंबर की तारीखें निकाली गई। यानी कई संशोधन हैं जो कैलेंडर में इस हिसाब से किए गए कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी कितने टाइम में लगाती है। इस हिसाब से ये कैलकुलेशन में जब जब टाइम गड़बड़ पाया गया तो ये सुधार किए गए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लगभग 11 मिनट का संशोधन हो गया, लेकिन 26 सेकंड का फर्क आज भी चल रहा है। इस 26 सेकंड में 435 साल में 3 घंटे की गड़बड़ी आ चुकी है। हिसाब यह है कि वर्ष 4909 में इस कैलेंडर में पूरे 1 दिन का कमी ये आ जाएगी। तो ये 26 दिन का फर्क चल रहा है, 26 सेकंड का। तो जब ईयर 4909 आएगी तो उस समय ये आपकी 1 दिन गड़बड़ हो जाएगा। तब देखा जाएगा क्या करेक्ट किया जाएगा। अभी तक तो इसका कोई हल निकाला नहीं जा सका है कि ये 1 दिन की गड़बड़ी कैसे कवर होगी। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये समस्या चल रही है। एसीबीसी पर आइए। एडी वर्ष प्रथम ईसा मसीह। ठीक है ना। के जन्म से 2, 3, 4 और आज हम 2020 तक आ गए, चल रहा है। इन्हें ईसवी सन कहा जाता है, एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। 2020 तक तो ठीक है। हमें इससे पहले यानी ईसा मसीह से पहले भी कुछ था, इसकी जानकारी नहीं थी। आधुनिक जब खोजें हुई तो हमें पता चला कि पहले कोई हड़प्पा सभ्यता भी थी, पाषाण काल भी था। अब यह चक्कर है कि कब से मान लें, हड़प्पा सभ्यता से मान लें तो फिर बाद में आगे कुछ खोज लिया गया तो कालक्रम से ईसा मसीह से पहले की जो चीजें चलने लगी उन्हें इस तरीके से उल्टा गिनना शुरू कर दिया गया। ठीक है ना। और इन्हें कहा जाने लगा ईसा पूर्व या बीसी। क्योंकि अभी हमें और कितना पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है, इसलिए ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है। वर्ष प्रथम है या कोई भी वर्ष शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य की खोज इस समय नहीं हुई थी। शून्य की खोज नहीं हुई थी तो हम यहां पर 3000, 4000 और वर्ष 10 कैसे लिखा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शून्य की खोज से मतलब है शून्य का स्वतंत्र संख्या के रूप में प्रयोग। ठीक है ना। यानी इस समय हमें यह नहीं मालूम था कि अगर 15 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 15 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इनफिनाइट आएगा। यह नहीं पता था। यही है शून्य की खोज, शून्य का स्वतंत्र संख्या के रूप में प्रयोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें